नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पूरा। एम वेंकैया नायडू ने एनडीए और गोपाल कृष्ण गांधी ने विपक्ष की ओर से भरा पर्चा। 5 अगस्त को होगा मतदान। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का राज्यसभा से इस्तीफा। सदन में बोलने का मौका न मिलने पर जताई नाराजगी। सरकार ने लगाया दलितों के नाम पर राजनीति करने का आरोप। अवरोध के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। गोरक्षकों की हिंसा से लेकर किसानों की दुर्दशा पर चर्चा की मांग। नहीं चल पाया प्रश्नकाल और शून्यकाल। गुवाहाटी हाईकोर्ट से नागालैंड के मुख्यमंत्री को झटका। बहुमत साबित करने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज। अदालत ने बताया राज्यपाल का विवेकाधिकार। निजता के अधिकार पर संविधान पीठ करेगी फैसला। मौलिक अधिकार मानने पर 9 जज कल से सुनेंगे दलील। आधार पर सुनवाई के दौरान आदेश। और ब्रिटेन में आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से एम वेंकैया नायडू और विपक्ष की ओर से गोपाल कृष्ण गांधी के नामांकन पर। लेकिन उससे पहले कुछ और अहम खबरें। राज्यसभा में बोलने के लिए पर्याप्त समय न मिलने से नाराज बीएसपी नेता मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मायावती ने राज्यसभा सभापति के दफ्तर पहुंचकर 3 पेज का अपना इस्तीफा दाखिल किया। हालांकि वहां मौजूद कांग्रेस और बीएसपी सांसदों ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन मायावती अपने फैसले पर कायम रही। मायावती का मौजूदा कार्यकाल अप्रैल 2018 में खत्म होना था। इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों व उपेक्षित वर्गों के हितों में, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के हितों में, मजदूरों, किसानों के हितों में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर आ रही हूँ। और इससे पहले मायावती ने सदन में आरोप लगाया कि उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। सदन में सहारनपुर हिंसा को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में बार बार गतिरोध हुआ और जिसके चलते सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो बीएसपी नेता मायावती ने सहारनपुर में हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर घटना केंद्र की साजिश थी, तो इस पर सत्ता पक्ष ने ऐतराज जताया। उपसभापति ने मायावती से नियमानुसार चर्चा के लिए कहा। इसके बाद मायावती नाराज होकर सदन से चली गई। मायावती ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion. What more you want? पे रहने का अधिकार नहीं है नागरिक। मैं हमसे इस्तीफा दे रही हूँ। इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मायावती दलितों के नाम पर राजनीति कर रही हैं। अपने समाज की बात कर रही थी, ना तो जो है वो दलित समाज की बात कर रही थी, शुद्ध रूप से नैतिक बात कर रही थी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको राजनीतिक रूप से परास्त किया है, उसमें भी और उसकी हताशा और निराशा थी। इस बीच कांग्रेस के सदस्य भी सरकार पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। किसानों की समस्याएं हल करने के लिए, प्रोटेक्ट दलित और माइनॉरिटीज को, अक़लियत को प्रोटेक्ट करने के लिए, गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश का उत्थान करने के लिए हमें मालूम नहीं था कि बीजेपी को जनादेश मिला है मैसेकर ऑफ माइनॉरिटीज एंड मैसेकर ऑफ दलित के लिए। आई एम सॉरी, वी एज अपोजिशन आर गोइंग टू वॉक आउट। इसके बाद सरकार ने कहा कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा को राजी है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। यहाँ पर बहन जी मायावती जो ने बात कही वो बड़ी गंभीर बात है देश के लिए। दलितों के ऊपर अत्याचार और साथ ही साथ हमारे किसान, हमारे अन्नदाता को आत्महत्या की तरफ धकेल रही है ये सरकार। विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा।
गतिरोध के बीच सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक, इसके बाद 2 बजे, फिर 3 बजे और इसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। मंगलवार को लोकसभा में कई मुद्दों पर अवरोध देखने को मिला। विपक्ष ने गोरक्षकों की हिंसा से लेकर किसानों की दुर्दशा का मसला उठाया। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और वाम दलों समेत कई विपक्षी दलों ने इन मुद्दों पर चर्चा की भी मांग की। अवरोध के चलते पहले 15 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित हुई। 12 बजे कार्रवाई फिर शुरू होने पर विपक्ष ने चर्चा की मांग रखी। कर्नाटक से बीजेपी सांसदों ने राज्य में ईमानदार अफसरों के तबादलों का आरोप लगाया। इस दौरान सदन में 3 नए बिल पेश किए गए। इसके बाद कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। और अब बात उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज एनडीए की ओर से एम वेंकैया नायडू और विपक्ष की ओर से गोपाल कृष्ण गांधी ने नामांकन दाखिल किया और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया। उपराष्ट्रपति पद के लिए 5 अगस्त को मतदान होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन एनडीए उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू ने दावेदारी पेश की। राज्यसभा के महासचिव और चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर शमशेर के शरीफ को नामांकन के 4 सेट सौंपे गए। वेंकैया नायडू के साथ पीएम नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के अलावा एनडीए में शामिल दलों के नेता मौजूद थे। एम वेंकैया नायडू की उम्मीदवारी का एआईएडीएमके, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल समेत कई दूसरे दलों ने भी समर्थन किया है। वेंकैया नायडू ने कहा कि पार्टी छोड़ना उनके लिए भावनात्मक लम्हा है। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। So I assure the people that on being elected, I will uphold the traditions and standards set by worthy predecessors and uphold the dignity of the office of the Vice President of India. So it will be my endeavor to strengthen that parliamentary democratic system. विपक्ष की ओर से उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी भी आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा 17 विपक्षी दलों के नेता भी उनके साथ थे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए को समर्थन करने वाली जेडीयू और बीजेडी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए गोपाल कृष्ण गांधी का समर्थन किया है। जनता और राजनीति के बीच में एक बड़ी खाई बनी हुई है। मैं नागरिकों की ओर से उस खाई को मिलाना चाहता हूं, उसको कम करना चाहता हूं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 40 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए 5 अगस्त को चुनाव होना है और उसी दिन परिणाम भी आएगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और उपराष्ट्रपति पद चुनाव को लेकर और बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ केवी प्रसाद जुड़ रहे हैं, एसोसिएट एडिटर है द ट्रिब्यून से। प्रसाद साहब, आज दोनों ही जो बड़े नाम उन्होंने नामांकन दाखिल किया, हालांकि इसके अलावा भी कई नाम सामने आए, लेकिन किस तरीके से देखते हैं इस बार का उपराष्ट्रपति पद का चुनाव? देखिए, तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है वेंकैया नायडू, एक तो बहुत वरिष्ठ है, काफी सालों से उनका अनुभव है पार्लियामेंट का भी, और तमाम सारी उन्होंने पद ग्रहण किया, भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और तो उनका एक राजनीतिक अनुभव लंबा है। और उनके साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत लोकसभा में है और एनडीए का भी स्पष्ट बहुमत है। हाँ, राज्यसभा में उनके नंबर्स कम है, लेकिन चूंकि जो दोनों चुनाव 700 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिलके बनते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जो उनके अपने पार्लियामेंट्री मैनेजर्स हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं, उनको ये लगता है कि हमारे पास 500 के ऊपर आंकड़ा है, जो कि स्पष्ट रूप से वेंकैया नायडू जी को 5 तारीख का चुनाव जिता देगा। वहीं दूसरी ओर, जैसे आपने गोपाल कृष्ण गांधी जो आए हैं विपक्ष की तरफ से, हालांकि उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि वो एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं और जनता और राजनेताओं के बीच में जो खाई है उसको कम करने आए हैं। तो एक अलग किस्म की सोच जो उन्होंने आज रखी है, लेकिन चूंकि इसमें जो मत डालेंगे वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, और ये मान के चलना चाहिए कि पार्टी लाइंस पे ही अधिकतर वोट पड़ती है। प्रसाद साहब, जिस तरीके से छोटे दलों के सपोर्ट की बात सामने आती है, बीजेडी की ओर से आज जो अनाउंस किया गया,
मायावती का आज राज्यसभा से इस्तीफा देना, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं, ये उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने शायद 2019 की तैयारी या फिर उससे जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, ये तो कयास तो लग ही सकता है। एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जब पहल हुई थी राष्ट्रपति के दौरान, उस वक्त भी इसी तरह की कोई बात चली थी कि विपक्ष जो है अपना एक जमीन तलाश रहा है कि किस मुद्दों पे कैसे इकट्ठे हुए। और राष्ट्रपति का चुनाव जिस वक्त जनता दल यूनाइटेड ने कोशिश की थी कि हम बनाएंगे इसको इस तरह का एक प्लेटफॉर्म ताकि इसमें देखा जाए हम लोग मिल के काम कर सकते हैं कि नहीं विपक्ष की तरफ से, लेकिन खुद जनता दल यूनाइटेड अलग हो गई। कोई भी वजह हो सकती है, अलग अलग उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। तो अब ये ठीक है, एक सांकेतिक लड़ाई है जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि विपक्ष को अपना उम्मीदवार देना था, उन्होंने गोपाल कृष्ण गांधी को चुना। ठीक, कोशिश तो जरूर रहेगी, लेकिन 2019 की तैयारी ऐसा इससे ही निकल के आएगी ऐसा मेरा मानना नहीं है। और जिस तरीके से अब तक सपोर्ट लाइन दिखी है, मैं कहूँ कि दोनों ही खेमों में अलग अलग दलों की एक साथ खड़े होने की, कोई बड़ा बदलाव फिलहाल कोई नजर नहीं आता है इस चुनाव को लेकर। बदलाव तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि आंकड़े चूंकि भारतीय जनता पार्टी और राजग के साथ हैं, तो उसके साथ उन्हें कोई ज्यादा परेशानी उस तरह से नहीं आने वाली है। और जिस तरह से लोगों ने कहा है कि अभी हालांकि आंकड़े बाहर नहीं आए कि राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कई सारे लोगों ने कहा कि क्रॉस वोटिंग की उन्हें उम्मीद थी। तो जैसे मुझे याद है जब भैरव सिंह शेखावत जी चुनाव लड़े थे उपराष्ट्रपति का, उस वक्त काफी सारी क्रॉस वोटिंग बताई गई थी, क्योंकि जो टोटल एमपीज बनते थे उस वक्त के एनडीए के, उससे कई ज्यादा उनके वोट मिले थे जी। तो ये कहना इस वक्त ठीक नहीं होगा, लेकिन देखिए पार्टी लाइंस के, क्योंकि आइडियोलॉजी भी कुछ होती है, पार्टी ने अपने सोच के एक उम्मीदवार खड़ा किया है और तमाम सारी 18 पार्टियां, 2 पार्टियां और जैसे बीजू जनता दल ने कहा, जनता दल यूनाइटेड ने अपनी बात रखी है, लेकिन उस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बिल्कुल विश्वास है उन्हें कि उनका उम्मीदवार बड़े आराम से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे। और इस पोस्ट के लिए एनडीए की ओर से वेंकैया नायडू साहब को उतारना किस तरीके से आप देखते हैं, क्या बड़े फैक्टर इसके पीछे आपको नजर आते हैं? एक तो देखिए वेंकैया नायडू जी का खुद का तजुर्बा, और दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी पहल हो रही है पिछले कई सालों से कि दक्षिण की ओर वो अग्रसर है, और दक्षिण में कर्नाटक ही एक ऐसा किला था उनके पास जो कि उन्होंने पहले फतेह किया था, पहले उसमें वहां पे कमल खिला था। उसके बाद जो कोशिश हुई है केरल में हल्के सी इस बारी चुनाव में, आंध्र में एक जमाने में काफी अच्छा भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन विभाजन के बाद चूंकि भारतीय जनता, अब आंध्र और तेलंगाना के बीच में बंटवारा हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नई जमीन तलाश रही है। ऐसे में एक आंध्र भाषी, तेलुगु भाषी को उन्होंने वहां से बनाया है, क्योंकि वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से हैं, माफ कीजिएगा तेलंगाना, तो वो पूरा उनका कोस्टलांध्रा तेलंगाना अलग अलग जो है, तो उनकी तैयारी होगी कि आंध्र में एक तरह से एक दक्षिण भारत की तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो पैंट हो रही है, जो पहल हो रही है, उसमें इनका एक अहम सांकेतिक मैसेज है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। के प्रसाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस मसले पर जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। The safety, honor and welfare of your country comes first. Your own ease and comfort will come last. You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. Fire! रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नूं बंद कर ला। सब तो पहला मैं हिंदुस्तानी हाँ। ये है किबुतु, अरुणाचल प्रदेश में। ये सरजमीन
भारत के लिए अति संवेदनशील है, चीन से सटी हुई, खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। रेत के उन भयानक कीलों के दुर्लभ दृश्य जो 24 घंटे के अंदर अपनी जगह बदल लें और बीएसएफ का काम बढ़ जाए। भारत पाक सीमा यहाँ पर बेहद कंट्रोवर्शियल जोन में आती है। भारतीय सशस्त्र बलों में एक अनकही कहावत है कि यदि कोई सैनिक अपने जीवन काल में नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में और यहाँ लद्दाख में मादरे वतन की सेवा कर लेता है तो उस सैनिक की गिनती देश के सबसे शूरवीरों में की जाती है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सीरीज के सुपर एक्सक्लूसिव एपिसोड्स सिर्फ राज्यसभा टीवी। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने आज कार्यभार संभाल लिया। इसी तरह शहरी विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया। सूचना प्रसारण और शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा पहले एम वेंकैया नायडू के पास था। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सियासी संकट के बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री शोजेली लिजित्सु को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से विधानसभा में बहुमत साबित करने के निर्देश पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। इस मामले में हाई कोर्ट की कोहिमा बेंच ने कल सुनवाई पूरी कर ली थी और आज इस बारे में फैसला सुनाया। कोर्ट ने इसे राज्यपाल के विवेकाधिकार का मसला बताया। पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग की ओर से बहुमत के दावे के बाद राज्य में सियासी संकट खड़ा हो गया था। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री लिजित्सु से आपात सत्र बुलाकर 15 जुलाई तक बहुमत साबित करने के निर्देश दिए थे। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर अब 9 जजों की संविधान पीठ फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेर वाली बेंच ने आज ये आदेश दिया। पीठ पूर्व में दिए गए 2 फैसलों की समीक्षा भी करेगी। 1960 में आए खड़क सिंह वाले मामले में 6 जजों की पीठ ने निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना था। 1950 में आए एमपी शर्मा वाले मामले में भी यही फैसला दिया गया था। 9 जजों की संविधान पीठ बुधवार से सुनवाई शुरू करेगी। आधार को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये फैसला आया। इनमें आरोप लगाया गया है कि आधार योजना निजता के मौलिक अधिकार में खलल डालती है। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार है। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत तय मानी जा रही है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे। राज्यपाल बनने के बाद में मैं बिहार में बार बार कहता था सबको कि यद्यपि मेरी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी रही है, लेकिन आज मैं दलगत राजनीति से ऊपर हूँ। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या जनता दल हो या आरजेडी हो, सब दल मेरे लिए बराबर है। मेरे लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे लिए हर कोई बराबर है। और मैं सबको कहता था कि राजभवन आपका राजभवन है, बिहार के हर नागरिक का राजभवन है, और यहाँ पर कोई भी यदि आपको न्याय पाने के लिए यदि आपको कठिनाई आती है तो राजभवन का दरवाज़ा आप सबके लिए खुला है। और यही चीज़ मैं यहाँ पर पहुँचने के बाद में अभी तो परिणाम आना बाकी है, लेकिन यहाँ पर भी यदि ईश्वर की कृपा से और देशवासियों के आशीर्वाद से यदि मैं पहुँचता हूँ तो मेरे लिए हर देशवासी के लिए राष्ट्रपति भवन के दरवाजे खुले रहेंगे। हर नागरिक को अपना कर्तव्य समझ करके अपना स्व अर्थ या जिसको हम कहें स्वार्थ से ऊपर उठ करके यदि राष्ट्र हित सर्वोपर रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम शायद इन देश के सामने जो भी चुनौतियां हैं, चुनौतियों के हम बहुत तीव्रता के साथ में समाधान करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे।
मध्य प्रदेश के मंदसौर से शुरू हुई किसान मुक्ति यात्रा आज दिल्ली पहुंची। जंतर मंतर पर देश भर के किसानों ने कर्ज माफी के साथ लाभकारी मूल्य की मांग की। मुक्त भारत का निर्माण नहीं हो जाता। देश भर में जंतर मंतर पर जुटे किसानों ने मंगलवार को अपनी संसद लगाई। उन्होंने किसानों की आत्महत्या रोकने का संकल्प लिया। खुदकुशी करने वाले किसानों के बच्चों ने भी आत्महत्या के खिलाफ संदेश दिया। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति की अगुवाई में कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग रखी गई। हमें तो आत्महत्या मुक्त भारत चाहिए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और करके दिखाएंगे। हम नहीं चाहते कि संसद रुक जाए हमारी मांग से, हम चाहते हैं संसद चले हमारे काम पे, हम चाहते हैं संसद में चर्चा हो इसके सवाल पे। किसानों के समर्थन में कई दलों के नेता भी जंतर मंतर पहुंचे। न्यूनतम दाम जो दिया जाएगा किसान को वो उसके खर्चे से 1.5 गुना ज्यादा होगा और ये कानून आपको लाना होगा पार्लियामेंट के अंदर। तो हम 1.5 गुना दाम देंगे लागत का, मेहनत का, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जी लगाती है कि नहीं हम ये नहीं दे सकते। किसान मुक्ति यात्रा की शुरुआत मंदसौर के बूढ़ा गांव से 6 जुलाई को हुई थी। महाराष्ट्र, गुजरात समेत 6 राज्यों से होती हुई ये यात्रा दिल्ली पहुंची है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को चंपारण में होगा। मोहम्मद फातेह टीबू, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। राजौरी और पुंछ से लगी सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाकों में भारी गोलीबारी की, वहीं गुरेज सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी है। जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन राजौरी और पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान सेना ने गोलीबारी की। बालकोट और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने रिहायशी और सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। गोलीबारी के चलते एक स्कूल में फंसे छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस बीच सोमवार को पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान लगातार हमारे सिविल एरिया के ऊपर हमारे को ऊपर फायरिंग कर रहा है और उसको इसका अंजाम भी भुगतना पड़ रहा है। हमारी तरफ से भी बड़े जोर शोर से और कई गुना ताकत से उसको जवाब दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को उरी सेक्टर का दौरा किया और व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की। संघर्ष विराम के उल्लंघन के चलते उरी सीमा पर दोनों ओर से व्यापार ठप है। मुझे लगता है कि ये जो आजकल जो हम आपस में हमारा तनाव चल रहा है ये खत्म होना चाहिए और दोनों मुल्कों को आपस में सुलह करनी चाहिए और जो हमारे नए रास्ते हैं हमें आपस में मिल बैठ के उन रास्तों को खोलने की बात करनी चाहिए। बांदीपुर के गुरेज सेक्टर में सेना ने एक बार फिर आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उधर अनंतनाग में सोमवार रात एनकाउंटर में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। सुनने में आ रहा है पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से कि जो अमरनाथ यात्रा पे अटैक हुआ था उसमें इन टेररिस्ट का भी हाथ था और बाकी आई थिंक पुलिस विल बी एबल टू असर्टेन दिस बेटर। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के बाद से सेना ने इलाके पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर आज दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में बंद रहा। मेरठ इलाके में हिंसा हुई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई है। इसके बाद सुरक्षा बलों के एक और चौकी वाहनों में आग लगाई गई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कार्यकर्ता अशोक तमांग की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस का आरोप है कि गोरखालैंड समर्थकों ने पथराव किया और पेट्रोल बमों से हमला किया। सेना के जवान पूरे इलाके में कड़ी चौकसी बरत रहे हैं। यहाँ पर पिछले 31 दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। 2 दिन के भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशप आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होने का स्वागत किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। दोनों नेताओं की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और कई दूसरे मसलों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और भागीदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का वित्त मंत्री अरुण जेटली और मानव संसाधन विकास मंत्री से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से लोग परेशान हैं। गुजरात में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है।
सड़क और रेल यातायात बाधित है। ओडिशा में 80 गांवों के करीब 40,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। कहीं डूबा स्कूल तो कहीं मकानों में पानी, कहीं तैरती गाड़ियां। तस्वीरों को देखकर बारिश और बाढ़ के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। नवसारी में बारिश के चलते कई रास्ते बंद हो गए। सड़क से लेकर रेल यातायात तक बाधित है। पटरियों पर पानी आने से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। नवसारी जिले में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। 250 से 300 mm लगभग 10 इंच जितनी बारिश हुई है। इसमें पंचायत अमुक गांव को जोड़ते रास्ते वो बंद हैं। जिला पंचायत की सारी प्राथमिक शालाओं में छुट्टी घोषित की गई है और अभी भी बरसात चालू है। इसके कारण हमारा रेलवे के साथ भी संपर्क है कि अगर उनकी सर्विस बंद होती है, एसटी बस की सुविधा की ज़रूरत हो तो हम पूरी पाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ओडिशा में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। कुछ इलाकों में बारिश रुकने से हालात बेहतर हुए हैं। राज्य में 80 गांव के 40,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। असम में बाढ़ से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य में 17 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब लगे हुए हैं और बहुत निष्ठा से हमारे अधिकारीगण हम जनताओं का साथ मिलकर इस विषय पर मदद कर रहा है। और साथ साथ में काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बसे हुए जानवर के लिए भी हमने खाने का इंतजाम किया है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। श्रीकाकुलम में भारी बारिश के बाद स्कूलों में पानी भर गया है। कई जगहों पर खेती को नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।